समाज ने दिया आदित्य सुरजेवाला को अपना समर्थन। ब्राह्मण सम्मेलन कर आदित्य सुरजेवाला को आशीर्वाद देकर किया ऐतिहासिक जीत का शंखनाद। सुरजेवाला ने कहा, कांग्रेस के खून में है ब्राह्मण समाज की डीएनए। ब्राह्मण महापंचायत व विश्व हिंदू तख्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश सांडलिया ने भी दिया अपना समर्थन। कैथल के खुरानिया पैलेस में आज हलके के सब ब्राह्मण समाज ने कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला को अपना आशीर्वाद व समर्थन के लिए ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया। गांव व शहर से ब्राह्मण समाज के साथियों ने सम्मेलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी पेश की। सम्मेलन ने एक बड़ी विशाल रैली का रूप धारण किया। सम्मेलन में उमड़े जनसैलाब व समर्थन से रणदीप सुरजेवाला खुशी से गदगद नजर आए। ब्राह्मण समाज के लोगों ने मुख्य अतिथि रणदीप सिंह सुरजेवाला को फरसा, सामूहिक पगड़ी व बड़ी माला पहनाकर सम्मानित भी किया। रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज ने भाजपा को फर्श से अर्श पर ले जाने का काम किया, लेकिन भाजपा ने ब्राह्मणों को दरकिनार करते हुए अर्श से फर्श पर ले जाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा शासन में ब्राह्मण समाज पीड़ा के द्वार पर क्यों है। भाजपा नायब सैनी व खट्टर सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए तो ब्राह्मण समाज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाद में भाजपा द्वारा ब्राह्मण समाज को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पिछड़ेपन का शिकार क्यों होना पड़ता है। जंग-ए-आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक ब्राह्मण समाज का नेतृत्व सबसे अहम रहा है, जिसने समाज को आगे बढ़ने का रास्ता दिया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों की अनदेखी, विषमता का शिकार होने के पीछे भाजपा जिम्मेदार है। भाजपा ने हमेशा ब्राह्मणों का इस्तेमाल किया। 40 साल तक भाजपा की सेवा करने वाले, जिनकी अध्यक्षता और नेतृत्व में हरियाणा में सत्ता हासिल की, उसी राम विशाल शर्मा को भाजपा ने दरकिनार करते हुए मोदी ने बेतजुर्बेदार अपने सखा को मुख्यमंत्री बना दिया। भाजपा ने दूध से मक्खी की तरह निकालने की तरह रामविलास शर्मा का उपयोग किया है। मोदी ने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत रामविलास शर्मा की सियासी हत्या की है। इसी तरह दिल्ली में सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के साथ किया और उत्तर प्रदेश में महेश शर्मा व लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ किया। भाजपा ने सत्ता लालच के लिए ब्राह्मणों का हमेशा दुरुपयोग किया है। मैं मेरे सारे बुजुर्गवारों को, ब्राह्मण समाज के मेरे सभी आदरणीय बुजुर्गों और नौजवानों को नवरात्रों की और आगामी पूरे वर्ष की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मंच का संचालन कर रहे आदरणीय पंडित कविराज जी, मेरे भाई, और जिनको मिलकर हर बार मेरे चाचा की याद फिर तरोताजा हो जाती है, पंडित अनिल तिवारी जी, आदरणीय पंडित मोहनलाल शर्मा जी, भाई पीएल भारद्वाज जी, भाई जयपाल शर्मा जी, आदरणीय महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष सुशीला शर्मा जी, भाई मोहनलाल शर्मा जी, भाई दिनेश शर्मा जी, भाई कपिल शर्मा जी, आदरणीय पंडित सुरेंद्र शर्मा जी, आदरणीय मेरे भाई शिव कुमार पाडला जी, भाई रणधीर सांगन जी, मेरे भाई अभिजीत जोशी जी, प्रदीप शर्मा जी, चंद्रमणि जी शर्मा, रतनलाल जी, पंडित धनपत जी गुणा, मेरे भाई रामदयाल जी बूढ़ाखेड़ा, हमारे युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अभी किसान कांग्रेस की अगुवाई कर रहे मेरे भाई प्रमोद शर्मा जी, मेरे भाई मंगलेश शर्मा जी, बड़े भाई हरि मिश्रा जी, भाई पवन शर्मा जी, मेरे भाई करमवीर शर्मा जी, ओम प्रकाश जी, भाई वीरेश शांडिल्य जी, करमवीर खुराना जी, रवि प्योदा जी, दिनेश कौशिक जी, अगर आप अनुमति दें, क्योंकि इतने प्रबुद्ध नेतागण समाज के अग्रणी मंच पर और मेरे सामने बैठे हैं कि मैं एक एक साथी का नाम लूँगा और मेरे बुजुर्ग का, तो बहुत मेरा समय चला जाएगा। गर्मी है, थोड़ा बारिश का मौसम भी बीच बीच में हो रहा है। पहले आपकी अनुमति और क्षमा प्रार्थी होते हुए आपसे ये चाहूँगा कि मैं सम्मानित मंच के सबका इकट्ठे सम्मान कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहूँगा। हाथ जोड़कर मुझे इसके लिए आप अनुमति देंगे, मेरी आपसे प्रार्थना है। पंडित जी बैठे हैं, रतनलाल जी
मैं यही कह रहा हूं कि जिस साथी का नाम भी मुझसे छूट जाएगा तो मैं पाप का भागीदार बन जाऊंगा, वो मैं नहीं बनना चाहता। आदरणीय सभी मेरे ब्राह्मण समाज के बड़े बुजुर्गों, मेरे बहुत ही आदरणीय मातृशक्ति, मेरे नौजवान साथियों और मेरे हमउम्र भाइयों और बहुत सारे अब अगली पोत जो है, जो आदित्य की पीढ़ी के मेरे साथी हैं, नौजवान हैं, क्षमता है, मैं उनका भी बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से और आप सबका वंदन और अभिनंदन करता हूं। मेरे पत्रकार और छायाकार बंधु, जिनमें हमारे समाज के साथी भी हैं और दूसरे साथी भी हैं, मैं उन सब का भी, चाहे पंकज भाई हैं, चाहे प्रदीप हरित जी हैं, चाहे मोहन लाल जी हैं, मैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, जिस प्रकार से जोश और खरोश से, जिस प्रकार से स्नेह और आशीर्वाद से, जिस प्रकार से प्रेम और सद्भावना से आपने अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर रखा, अपने पोते, अपने बेटे आदित्य को जीत का, विजय भव का आशीर्वाद दिया, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं। बहुत पहले मेरे एक शिक्षक होते थे अपने समाज से, पंडित विजयपाल जी। उन्होंने मुझे 2 लाइन सिखाई जो आज भी मुझे याद है। मैं अपनी बात की शुरुआत उन 2 लाइनों से करना चाहूंगा, इसलिए कि उनके अंदर जीवन का सार छुपा है। उन 2 लाइनों का सार्थ है कि फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं, गुण वाले जन झुक जाते हैं, सूखा वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकता। नमन्ते फलानि वृक्षाणि नमन्ते गुणिनो जना, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ते कदाचने। विनम्रता का ये पाठ जो पंडित विजयपाल जी ने मुझे पढ़ाया था, ये पूरी जीवन के लिए मेरे मन पर अंकित है। मैं आपसे लंबी तकरीर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। आपको याद होगा वर्षों पहले, और बहुत समय नहीं हुआ, बहुत सारे साथियों ने, मैंने मिलकर एक ब्राह्मण सम्मेलन कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर किया था। कपिस्थल, कैथल और कुरुक्षेत्र और कर्ण भूमि, करनाल एक ही जिला है, बाद में 3 बन गए, पानीपत भी हमसे अलग हो गया, ये एक ही जिला। और मैंने वहां कहा था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ब्राह्मण समाज का डीएनए है, और बहुत सारे साथियों ने समेत माननीय अमित शाह जी के इस पर कड़ा विरोध जताया था। आज फिर मैं वही बात दोहराऊं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, इसलिए नहीं कि आज कोई विशेष चुनाव का विषय है, इसलिए कि ज्यादातर राजनीतिक दल, पार्टियां और नेतागण, थोड़ी सी इसकी हल्की सी आवाज, एक चिंदा आवाज तेज कर दी। ज्यादातर राजनीतिक दल, पार्टियां और नेतागण वो ये समझते ही नहीं कि ब्राह्मण शब्द का मतलब क्या है। मैं उसको एक और परिभाषा से हमेशा देखता हूं, नरों में जो उत्तम है वो ब्राह्मण है, इसीलिए नरोत्तम की संज्ञा भी हमारे समाज को दी है। समाज की और भगवान परशुराम की। और हम इसलिए उत्तम नहीं हैं कि हम ब्राह्मण जाति में पैदा हुए, वो तो है ही, वो तो कोई ले नहीं सकता, वो तो जन्मजात से है, खून में है, डीएनए में है। पर हम इसलिए उत्तम हैं, आप इसलिए उत्तम हैं क्योंकि आप ज्ञान के भंडार भी हैं और ज्ञान को प्रसार करने वाले भी। वेद शास्त्रों का रचयिता कौन है? वेद शास्त्रों का प्रचार प्रसार कौन करता है?
धर्म और नीति का धारण करने वाला व्यक्ति कौन है? मेरा ये मानना है, और मेरे बड़े बैठे हैं, आप मुझे दुरुस्त कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। हर वो व्यक्ति जो धर्म और नीति को धारण करेगा वो ब्राह्मण है, क्योंकि धर्म, नीति और न्याय इसका मतलब ही ब्राह्मण है। जो व्यक्ति धर्म, नीति और न्याय में विश्वास करेगा, जो उसकी अनुपालना करेगा, जो उसे धारण करेगा, जो उसके लिए अस्त्र शस्त्र और जरूरत पड़े तो बैलेट, आजकल क्योंकि अस्त्र शस्त्र का आधार वोट बन गया है, अगर वो उसको जरूरत पड़े तो फिर वोट से भी जवाब देगा, वो ब्राह्मण है। रामपाल जी गलत तो नहीं कहा। बहुत सारे सज्जन, मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, ये चुनाव सत्ता परिवर्तन का तो है, ये चुनाव विधायक बनाने का तो है, पर यह चुनाव इससे बड़ा, इसलिए कि इस चुनाव के माध्यम से आप इस प्रदेश की दशा और दिशा दोनों का निर्णय करेंगे। कई बार पार्टियां जात पात के आधार पर विभाजन कर जनमत ले जाती, कई बार पार्टियां बहकाकर, फुसलाकर, झूठा वादा करके सत्ता प्राप्ति कर लेती, कई बार राजनेता समाज में विष घोलकर विभाजन और टकराव करवाकर टुकड़े टुकड़े कर समाज को वो सत्ता की ड्योढ़ी तक तो पहुंच जाते हैं, पर उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता और ना वो जनता का कल्याण कर सकते। इसलिए कि राजनीति का आधार जात नहीं हो सकता, राजनीति का आधार टकराव नहीं हो सकता, राजनीति का आधार वैमनस्य नहीं हो सकता, राजनीति का आधार नफरत नहीं हो सकती, राजनीति का आधार बंटवारा नहीं हो सकता। राजनीति समाज नीति की तरह है, वो जोड़ने, बढ़ाने और सजाने की चीज है। राजनेता और राजनीतिक दल कहीं ना कहीं ये भूल गए हैं। मेरी आपसे इस मन से हाथ जोड़कर विनती है कि आपको एक बार फिर मैं ये नहीं कह रहा कि अस्त्र शस्त्र धारण करने हैं, ज्ञान और बुद्धि के अस्त्र शस्त्र धारण कर समाज को फिर से सही रास्ते पर ले जाने की जिम्मेवारी आपकी है। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरी माताओं, मेरे बहनों, मेरे नौजवान भाइयों, पिछले 10 साल के अंदर, क्योंकि अगर मैं राजनीतिक यथास्थिति की आपसे चर्चा ना करूं तो वो पाप भी होगा और मेरे कर्तव्य की कोताही भी होगी। पिछले 10 साल के अंदर हिंदुस्तान में भी और हरियाणा में भी सबसे बड़ा हमला अगर किसी एक विशेष समाज पर बोला गया, मैं जाति नहीं कह रहा, समाज पर बोला गया, तो ब्राह्मण समाज है। पिछले 10 कांग्रेस से भी कभी गलती हो गई होगी, मैं मानता हूं, पर कांग्रेस ने कभी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल जी की पार्टी ने कभी सुनियोजित तरीके से समाज के ऊपर कभी बुरी नजर से नहीं देखा। ये वो लोग आज सत्ता की ड्योढ़ी पर सवार हैं जो हमारी वोट लेकर सत्ता में आए, परंतु वोट लेकर सबसे बड़ा विश्वासघात उन्होंने बहन जी हमारे ब्राह्मण समाज के साथ किया, और उसके ज्वलंत उदाहरण, उसके अनेकों उदाहरण हैं। पहले हरियाणा से आपको मैं शुरू करके आपके संज्ञान में, आपके समक्ष बड़ी विनम्रता से रखना चाहूंगा। भारती नाम के एक व्यक्ति हैं, पेवा के रहने वाले, आदरणीय खट्टर साहब आए थे। मैंने आदरणीय खट्टर साहब से अनुरोध किया, आइए किसी मंच पर आ जाइए, पत्रकारों के मंच पर आ जाइए, प्रेस क्लब में चल पड़िए, ब्राह्मण धर्मशाला में चल पड़िए, रविदासिया धर्मशाला में चलिए, किसी और समाज की धर्मशाला में चलिए, किसी सार्वजनिक स्कूल के मंच पर आइए, कम से कम जनता को जवाब दीजिए, क्योंकि वो भारती नाम के व्यक्ति को बीजेपी ने
हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बनाया और 5 साल तक रखा, बल्कि शायद 7 साल तक रखा, अगर मुझे सही याद है, मेरे को दुरुस्त कर दीजिएगा, हो सकता मैं गलत हूं। 7 साल के करीब रखा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पहली बार देश की आजादी के 75 साल के बाद, हरियाणा के गठन के 58 साल के बाद प्रश्न, नौकरी की भर्ती में प्रश्न पूछे 2। एक प्रश्न पूछा ब्राह्मण समाज के रंग के आधार पर, और उस प्रश्न में दुर्भाग्य से विडंबना ये है समाज की कि ये लिखती है बीजेपी के वो लोग कि अगर ब्राह्मण समाज के किसी व्यक्ति का रंग गोरा नहीं और श्याम जी की तरह, कृष्ण जी की तरह काला है, तो फिर वो अपशकुन की निशानी है। इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई हो सकती है? और दूसरा प्रश्न हमारी बेटियों के बारे में कहा, मैं वो प्रश्न इस मन से नहीं दोहरा सकता। वो पूछ सकते हैं, वो लाखों पेपर बच्चों को दे सकते हैं, मुझे बोलने में गुरेज है, क्योंकि मैं अपनी सीमाओं से, अपनी मान्यताओं से, अपनी संस्कृति से बंधा हूं, मैं बोलूंगा नहीं। मेरे बुजुर्गों, साथियों, आज न्याय की अदालत लगी है जिसका निर्णय 5 तारीख को होना है। न्याय की इस अदालत में उन्होंने किया क्या? मैं सबसे पहला व्यक्ति था जिसने वो प्रश्न पे पेपर देखकर सवाल उठाए। खट्टर साहब से कहा, मुख्यमंत्री वही थे, प्रधानमंत्री मोदी जी से कहा माफी मांगिए और पूरे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को बर्खास्त करिए, मुकदमा दर्ज करिए जातिगत टकराव पैदा करने का, और इस आदमी को जेल की सलाखों के पीछे भेजिए, क्योंकि मुकदमा प्रदीप भाई बनता था। खट्टर साहब के पास पूरे ब्राह्मण समाज का डेलीगेशन गया, पूरी बात सुनी पंडित जी उन्होंने, और सुन के कहा हाँ मैं कार्रवाई करूंगा। 32 दिन के लिए उस आदमी को छुट्टी पर भेज दिया, और 32 दिन के बाद पंडित जी उसे वापस बुलाकर उसी कुर्सी पर बिठा दिया। वो अगले 4 साल हमें टीस करता रहा। बीजेपी के किसी लीडर ने हमारी सुनी नहीं, ना इस हल्के वाले ने, ना किसी दूसरे हल्के वाले ने। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। बीजेपी के किसी एक आदमी की हिम्मत नहीं हुई, किसी एमएलए की हिम्मत नहीं हुई, एमपी की हिम्मत नहीं हुई कि उठकर बीजेपी के नेतृत्व को ये कह दे कि या तो इसको जेल की सलाखों के पीछे भेजिए या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को बर्खास्त करिए, और नहीं तो मैं इस्तीफा देकर पार्टी से बाहर जाता हूं। किसी की हिम्मत नहीं हुई, सब कुर्सी पर चिपकर बैठे रहे। और आज उस व्यक्ति को कहां लगाया हुआ? आज उस व्यक्ति को खट्टर साहब ने अपना ओएसटी लगाया हुआ। वो देश का बिजली मंत्रालय चलाता है, और देश का गरीब कल्याण मंत्रालय वो अकेला आदमी चलाता है। ये हमारे साथ व्यवहार है बीजेपी का। बात एक व्यक्ति की नहीं है, बात समाज के सम्मान की है। कल को मेरी बहन सुशीला जी से अगर कोई गलती हो जाए, ये मेरे भाई बैठे बंटी, इससे कुछ गलती हो जाए, संदीप भाई इनसे हो जाए, पंडित जी से हो जाए, मैं भी क्षमा मांगूंगा, उनको भी जो आप सजा कहेंगे दूंगा, क्योंकि यही न्याय है, यही नीति है, यही सही है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बरवाड़ा के अंदर ब्राह्मण समाज के भाजपा के एक नेता सम्मान स्वरूप, जैसे आज भगवान परशुराम जी का चित्र आपने दिया, और उसके साथ साथ उनका फरसा भी दिया। आपको मालूम है, मैं हमेशा ये कहता हूं, विष्णु अवतार का फरसा कोई धारण नहीं कर सकता। कोई मनुष्य वो किसी समाज में जन्म लिया हो, इतना बड़ा नहीं हुआ, कितने बड़े पद पर भी बैठा। हम सम्मान स्वरूप देते हैं, यह आपका बड़प्पन है कि आप सम्मान स्वरूप देते हो। ड्यूटी है, उसे निचकारिए और मंदिर में चढ़ा दीजिए, क्योंकि आप उसे धारण नहीं कर सकते। इतना बड़ा कोई व्यक्ति पंडित जी नहीं है दुनिया में। खट्टर साहब ने वो फरसा लिया और वापस मुड़ के उस ब्राह्मण समाज के लीडर को कहा, फरसे से तेरा गला काट दूंगा, गर्दन काट दूंगा। ये लोग ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो बड़े बड़े पदों पर बीजेपी में बैठे, मोदी जी के चहेते, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर बैठे, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के पदों पर बैठे,
जो हमारी गर्दन काटने की बात करते हैं वो एक व्यक्ति की नहीं थी, वो अपमान एक एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति का था, चाहे वो किसी पार्टी का था या वो किसी पार्टी का नहीं था। वो हमें चुनौती दे रहे थे कि वो हमारी गर्दन काट सकते हैं। सुरजेवाला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आज आपसे एक बात और कहता हूं मेरे मन की। इस प्रदेश के अंदर, ठीक है, हमारा राजनीतिक विरोध है, वो मेरे पिताजी के मित्र हैं। इस प्रदेश के अंदर बीजेपी का बीज बोया किसने? आज मैं आपके समक्ष रखता हूं। 38 साल से तो मैं भी राजनीति में हूं और पिताजी उससे पहले बहुत दशकों से थे। इस प्रदेश में बीजेपी का बीज बोया पंडित रामविलास शर्मा ने। पिताजी के मित्र हैं, सगे भाई से बढ़कर रिश्ता था, राजनीति में विरोध था। आजकल ये नहीं होता, आजकल तो लोग दुश्मनियां पालते हैं। आज भी दोनों बच्चों की शादी हुई, पिता नहीं थे तो पिता की जगह वो खड़े रहे जब तक आखिरी मेहमान पंडित जी नहीं गया, तब गए पंडित जी खाना खाने। मैंने बहुत कहा पंडित जी आप जाओ, बहुत देर होगी। बोले ना, मेरा दोस्त नहीं है, मैं इसलिए खड़ा। कल को मेरा दोस्त सपने में आके मुझे उलाहना दे जाएगा। पोतों की शादी हुई थी, पंडित जी तू गया कौन? खड़े रहे आखिर तक। उसी पंडित रामविलास शर्मा को जिन्होंने बीजेपी का बीज बोया जब नरेंद्र मोदी जी राजनीति में नहीं थे, जब झोला उठाकर प्रचार किया करता था देश का प्रधानमंत्री, जब माननीय मनोहर लाल खट्टर जी राजनीति में पैदा ही नहीं हुए थे, प्रचारक भी नहीं बने थे, वो आदमी उस दिन, उस समय, रमेश जी उस समय अगला एमएलए और मंत्री बन चुका था। ये उनकी वरिष्ठता है। क्या किया? पिछले 10 साल से खुड्डे लाइन लगा रखा है और अब की बार तो उनको एक टिकट, बेइज्जत करने के लिए एक विधानसभा की टिकट नहीं दी। जिस बीजेपी का बीज बोने वाले व्यक्ति के लिए इस बीजेपी के पास एक विधानसभा की 90 में से टिकट नहीं है, माफ करना, वो आपके कदरदान कभी हो नहीं सकते। जो पंडित रामविलास शर्मा के नहीं हुए, वो आपके और मेरे किसी के नहीं हो सकते। ये वो लोग हैं जो चुन चुन कर बेइज्जत करते हैं, ये वो लोग हैं जो चुन चुन कर मारते हैं। और ये प्रवृत्ति यहां से नहीं आई, ये प्रवृत्ति नरेंद्र मोदी जी से आई है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है पंडित, ये शास्त्री जी वहां से आई। इसलिए कि जिस दिन उन्होंने सत्ता संभाली, 2 लोग थे जिन्होंने बीजेपी का देश में बीज बोया था, अटल जी के अलावा। अटल जी तो बीमार हो गए थे, तो इसलिए वो तो इस परिस्थिति में नहीं थे, होश हवास में नहीं थे, बाद में स्वर्गवास हो गया। 2 आदमियों ने बीजेपी का बीज बोया था। एक व्यक्ति थे लालकृष्ण आडवाणी और उनसे भी बढ़कर थिंक टैंक जो थे पंडित मुरली मनोहर जोशी। एक कांटा तो निकाला मोदी जी ने आडवाणी जी का। पंडित मुरली मनोहर जोशी जी को मंत्री पद से हटाया, पंडित मुरली मनोहर जोशी जी की सांसद की टिकट काटी, पंडित मुरली मनोहर जोशी जी को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तो क्या गवर्नर तक लगाने से इनकार कर दिया और पंडित मुरली मनोहर जोशी जी को निकाल कर बाहर फेंक दिया। मुझे पंडित जी अक्सर मिल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है मेरी रीढ़ की हड्डी में जब समस्या हुई थी तो जिस योग आश्रम में मैं जाता हूं उनकी बिटिया चलाती है, तो पंडित जी वहां आते। मैं बता नहीं सकता कि उनकी राय क्या है, पर आप मेरी बगैर कहे बात समझ गए होंगे। उनका यह मानना है कि जिन्होंने जीवित की थी भाजपा, ये उनके नहीं हुए, ये और किसी के क्या होंगे। सच्ची ये है कि आज की भाजपा के बारे में 2 लाइन सही हैं, कोई ऐसा सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या हुआ पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नेतृत्व को? कहां गया बीजेपी का पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण नेतृत्व? एक एक व्यक्ति से जाकर पूछ लीजिए, कानपुर पूछिए, बनारस पूछिए, लखनऊ पूछिए, मेरठ पूछिए, एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर आदित्यनाथ ने मारा है। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर चिन्हित करके पंडित जी बीजेपी के लोगों ने नकारा है। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर उनके नेतृत्व को समाप्त किया है, क्योंकि सब जानते हैं
कि नेतृत्व इस देश का सबसे बड़े प्रांत से आता है और वो उत्तर प्रदेश है। इसलिए अगर आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना पड़ेगा। उनको मार कर उसके बाद उनकी राजनीतिक जो मार है उसके बाद फिर आदित्यनाथ का कद बढ़ा होगा। अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ का, जिसका नाम भी आदित्यनाथ असली नहीं, आया था यहाँ जलसा करने हरियाणा में। मैंने पूछा अजय सिंह बिष्ट अपना नाम तो असली बता दिया करो जो माँ बाप ने दिया था, कम से कम अपने आप को आदित्यनाथ। केवल भगवा धारण करने से कोई भगवे के लायक नहीं हो जाता। आप बिल्कुल कोई वस्त्र धारण ना करो जैन मुनियों की तरह, पर अगर आपका आचरण न्याय का है, अगर आपका आचरण सच्चाई का है तो आप भगवा धारण करोगे। मैं हमेशा ये कहता हूं, मेरा कुर्ता पजामा जरूर सफेद है, परंतु मेरा आचरण 10 साल में आप उसके गवाह हो, आप उसके जज हो, वो भगवा की तरह रहा है। क्योंकि भगवा बीजेपी का नहीं, भगवा पवित्रता का निशान है। और इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ने जब पहली बार हिंदुस्तान में कांग्रेस का झंडा और हिंदुस्तान का झंडा फहराया था तो उसका ऊपर वाला रंग भगवा है, क्योंकि ये कुर्बानी और न्याय का प्रतीक है। ये धर्मांधता और टकराव का प्रतीक कदापि नहीं हो सकता। मैं आपसे एक ही बात कहकर, क्योंकि आप सुबह से बैठे और पसीने से लथपथ है, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं। आदरणीय मेरे बुजुर्गवारों, आदरणीय नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आपका ये पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वचन है। और वो पगड़ी जो आपने अजीज आदित्य के लिए एक जिम्मेवारी की तरह मुझे दी है, न केवल उसे संजो कर रखूंगा, प्रभु ने चाहा और आपका आशीर्वाद रहा तो उसे हरियाणा की विजय पताका बनाकर मेरा एक आपसे और अनुरोध है। मैंने 6 साल पहले एक एजेंडा बनाया था कुरुक्षेत्र के अंदर, मैंने जिसकी आपसे चर्चा भी की। उसकी चर्चा आप समय समय पर करते हैं, परंतु वो है क्या? उसके एजेंडा का एक बड़ा हिस्सा ये था कि ब्राह्मण कल्याण आयोग या भगवान परशुराम आयोग, नाम आपसे पूछकर रख लेंगे, आयोग का नाम रखा जा सकता है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक आयोग का गठन कांग्रेस की सरकार को करना चाहिए और उस आयोग के माध्यम से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की रिजर्वेशन तो अब ज्यादा नंबर की हो गई है, जर्नल के कम नंबर हो गए, तो उसका उतना फायदा हमारे बच्चों को चाहकर भी नहीं पहुंचा, चाहकर भी सुशील बाबू नहीं पहुंचता अपने बच्चों को। पुलिस के भर्ती में ही 56 नंबर ईडब्ल्यूएस के थे, 52 जर्नल के थे, तो क्या फायदा? बच्चे ने वहां अप्लाई कर दिया तो यहां से और रह गया, हमारा तो और डबल नुकसान ही हो गया उसका। तो मेरा ये मानना है कि कुछ बच्चे सरकारी नौकरी में जाएंगे, ये सच है, पर सरकारी नौकरी 2 लाख है। 1 लाख रिजर्व है एससी और बीसी समाज के लिए, 1 लाख जर्नल की, उसमें राहत मिलेगी, पर वो सफिशिएंट नहीं है, काफी नहीं है। इसलिए ब्राह्मण समाज के लिए एक अलग से ब्राह्मण कल्याण आयोग या भगवान परशुराम कल्याण आयोग बनाने की जरूरत है। और उस आयोग के माध्यम से सरकार 200, 300, 400, 500 करोड़ जितना बजट परमिट करे, क्योंकि आज तो मेरे पास बजट नहीं है तो सामने तो मैं नहीं बता सकता संजय, पर जितना नरेश जी परमिट करे वो पैसा उसके अंदर डाल दीजिए। बोलो भगवान परशुराम की। उसका संचालन सरकार ना करे, ये भी मेरी शर्त है। उसका संचालन समाज के लोग करें, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जिनको बेलाग है, जिनको कुछ लेना ही नहीं, जो एक तरह से अब वानप्रस्थ आश्रम में कल्याणकारी काम में लगे हैं, उनको और कुछ नौजवानों को जो बहुत पढ़े लिखे, क्योंकि उनकी भी आवश्यकता है, क्योंकि जो आजकल आईटी, एआई, बायोटेक्नोलॉजी उसका जमाना भी है, तो ज्ञान का स्रोत बदल रहा है। उसके माध्यम से आप हमारे समाज के बच्चों को स्कूल के लिए, उद्योग के लिए, व्यवसाय के लिए, अस्पताल के लिए, आईटीआई के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए बगैर गारंटी का लोन दीजिए। अगर आपने गारंटी मांग ली फिर जीरो है, अगले के पास तो कुछ है ही नहीं, सौदा फिर वो कहां से ले आएगा? गारंटी तो प्रवीण आनी ही नहीं कभी, ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, फिर वही बात हो जाएगी। इसलिए गारंटी नहीं ले सकते। बगैर गारंटी के 2 या 3% पे
ज़्यादा से ज़्यादा 4% ब्याज पे 15 साल के लिए कर्ज दीजिए, ताकि अगला 15 साल में किश्तों में वापस चुका सके। मैंने स्कूल का ले लिया पढ़ने, उदाहरण के तौर पे मेरा जो स्कूल है आप उसको गारंटी मान लो, मैंने मेरा एसेट भी बना लिया। मैं स्कूल तो लेकर भाज नहीं सकता, वो तो उन्हीं के था, वो नीरव मोदी, कि मैं स्कूल उठा के लंदन भाज जाऊंगा। वो तो मोदी जी के दोस्त होते हैं जो इस तरह भागते हैं, वो तो वहीं रहना है, फिजिकल एसेट है। मैंने अस्पताल खोल लिया, मेरा अस्पताल रेंट कर लो, जिस चीज से मैं बना हूं मेरी बिल्डिंग रख लो, आपका पैसा कहीं जाने वाला नहीं। और अगर 2 या 3% पे दोगे तो अगला चुका भी देगा, पर ये नहीं कि 2 साल का लोन दे, उसका क्या फायदा, वो तो कभी अगला मर जाएगा। 5-7 साल में तो धंधा प्रॉफिटेबल बनता है, उसके बाद अगला, और उसको मोरेटोरियम दो कि पहले 3 साल कोई किश्त नहीं और पहले 3 साल कोई ब्याज भी नहीं, तो अगला 3 साल में अपना बिजनेस खड़ा कर, ये तरीका है। और उसके बाद वो काम करेंगे प्रभु और करेगा आपका आशीर्वाद। आपका अजीज जो है इस बात के लिए लड़ाई भी लड़ेगा और लागू करके भी दिखवाएगा। और कई इस तरह की मांगे हैं। मैं बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता क्योंकि गर्मी का समय है। आपसे एक ही अनुरोध करूंगा, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, एक वोट, थोड़ी थोड़ी तो पानी पेशाब तो करने दे बहन जी, न्यू ना सजा ना दे, न्यू ना करे बहन जी, पानी तो कैलाश तो पिया मैं मिनटी 5 लगाने। एक वोट जो आप कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डालेंगे, एक वोट जो अपने अजीज आदित्य सुरजेवाला को डालेंगे, क्योंकि आदित्य जो है वो एक नई पीढ़ी का नया नौजवान है। जब आपने मुझे एमएलए बनाया मेरी उम्र भी 35 साल थी पंडित जी, आज 57 साल है, तब मैं 35 का ही था, और इतने सारे नए आइडियाज मेरे दिमाग में थे, मैं बहुत सारे रोज लागू करता। तो आज तो मैं ये कहने चाहता हूं आपको, अजीज आदित्य को मैंने 3 बातें सिखाई, बस मेरी बात की आखिरी पंक्ति। हर माँ बाप अपने बच्चे को कुछ सिखाते, उसको मैंने कहा काम, सेवा, समर्पण, काम करो सेवा और समर्पण से, बाकी रास्ते खुलते जाएंगे। कहीं गलती हो जाए पूछ लो, मैं भी जब कभी गलती हो जाती थी पूछ लेता था, कुछ बड़े सिखा देंगे, कुछ छोटे सिखा देंगे, कुछ हम उम्र सिखा देंगे। मैं आपको ये कह सकता हूं, आदित्य आपको ये कभी नहीं कहेगा मेरी तो चलती को नहीं, ये नहीं कहेगा, ये आपको कभी नहीं कहेगा। और आपका बेटा तो पुराना मिस्त्री है इस शहर का, इस इलाके का, इस इलाके की एक एक पत्थर, एक एक ईंट, एक एक रोड़ा आपके बेटे के हाथ से लगे हुए हैं, इसलिए मैं इसको जानकारी है मुझे। और जब तक जिंदा रहूंगा मैं आपका जर खरीद गुलाम हूं इस इलाके का, एक कतरा भी अगर खून का है तो रणदीप सेवा में लगा रहेगा। और इसलिए मैंने आपके बेटे, आपके पोते को ये कहा है, काम करो, जोन से ताले की चाबी इधर से ना खोल रही हो वो मुझे पकड़ा दिया अगर वो मैं खोल दिया। आखिरी एक बात बस मेरी सुन लीजिए, एक लाइन और कहूंगा, है गुस्ताखी। रणदीप का लक्ष्य केवल सत्ता प्राप्ति नहीं है। कई लोग कह देते हैं रणदीप का लक्ष्य एक विशेष पद की प्राप्ति है, वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है। मैं आज कहना चाहता हूं, मेरे लिए सत्ता प्राप्ति आखिरी लक्ष्य नहीं है, पद प्राप्ति पंडित जी आखिरी लक्ष्य नहीं है, मेरे लिए वो केवल एक माध्यम है। मेरे पास इस पूरे प्रांत के लिए विजन है, दृष्टि है, सोच है। आज यमुनानगर, अंबाला, कालका, कुरुक्षेत्र, पानीपत, कैथल और जींद, ये और रोहतक भी, ये सारे डार्क जोन में हम भी 2-2, 5-5 एकड़ की सब खेती करते, आप और मैं। आप मुझे बताइए, मैं यमुना के तट पर बैठा हूं, पर मैं मेरे खेत में ट्यूबवेल का पानी नीचे चला गया तो लगा नहीं सकता, क्यों? और मेरे खेत में ट्यूबवेल का पानी नीचे जा कैसे सकता है? इसलिए उस जो परिपक्व एक दृष्टि है, उसका एक छोटा सा उदाहरण आज बता रहा हूं। मेवात को हम पानी क्यों नहीं दे रहे? गुड़गांव को पानी क्यों नहीं दे रहे? झज्जर और रोहतक को पानी क्यों नहीं दे सकते? उनको भी अधिकार है। रिपोर्ट आई कि इसने 50-50 किलोमीटर के ट्यूबवेल रिचार्ज कर दिए। मैं उससे दुगनी बड़ी नहर बनाना चाहता हूं और उसको वाया शाहबाद बीबीपुर लेक तक लाना चाहता हूं। बीबीपुर लेक की 2500 एकड़ जमीन एक्वायर करो, उसे 300 फुट गहरे खोदो,
जब बाढ़ का पानी आए तो इसमें उस नहर के माध्यम से इसको भर लो। जब ये भर जाएगी इसके गेट खोलो और वहां से एक नहर लाके आप ये केवड़क के साथ से आ जाएगी और इसको हांसी बुटाना बड़ी बनाई नहर है पंडित जी, इसके अंदर डाल लो। जब उसका पानी यहाँ आएगा तो ये पानी मेवात और गुड़गांव तक जाएगा। उनकी भी एक फसल होनी शुरू हो जाएगी और मवेशियों के लिए पानी हो जाएगा, पीने का पानी हो जाएगा। बाढ़ के पानी को इस्तेमाल करो, वो सबसे अच्छा पानी है, ऊपर से आ रहा है, रेत भी अच्छा है उसका। और उसको बीबीपुर लेक से हांसी बुटाना से लेते हुए और एंड तक ले जाओ। बहुत कम पैसे में बहुत ज्यादा काम हो सकता है, कोई डार्क जोन नहीं रहेगा, पंजाब तक के ठीक हो जाएंगे ट्यूबवेल। मैं आपको आज बताने लगा। बीजेपी ने क्या किया, वो मूंद दी। वो कहते हैं ना बनाना जाने बोला, ना बोला मीठन बोला, दोनों हाथ से वही किया। 300 करोड़ रुपए लगाए थे, वो नहर मूंद दी। ना तो वो उनकी हुई जिनकी किसानों की है, सारी सड़क तोड़ दी, सब पे बुलडोजर चला दिया। मुझे नहीं पता किस मूर्ख व्यक्ति ने उन्हें ये राय दी थी, कौन सा इंजीनियर था वो। मैं आपसे ये कहता हूं, इसी प्रकार से बिजली के लिए क्या करना है, हाईवेज के लिए क्या करना है, रोजगार के लिए क्या करना है, प्राइवेट रोजगार 15 लाख कैसे पैदा करने हैं। आपके अजीज के पास एक सोच, एक दृष्टि है, कुछ गलत होंगी, कुछ ठीक होंगी, पर मुझे मालूम है क्या करना है। SC BC समाज के लिए क्या करना है, BC में भी प्रजापति समाज के लिए क्या करना है, कश्यप के लिए क्या करना है, पांचाल के लिए क्या करना है, जांगड़ा दिमान के लिए क्या करना है, हमारे जो ठाकुर भाई हैं, नाई भाई हैं सेन समाज के, उनके लिए क्या करना है। एक सोच, एक दृष्टि है मेरे पास। कुछ ठीक हो सकती है, कुछ शायद पूरी ना पटे, पर मैं सोचता हूं इस प्रांत के बारे में। एक हल्के के बारे में नहीं सोचता पंडित जी, पूरे प्रांत के बारे में सोचता हूं। आपकी मेरी कई बार चर्चा हुई, तो मैं आपसे ये कहता हूं, आपका भाई इस प्रांत को इसलिए चलाना चाहता है, आपका बेटा, क्योंकि मैं इस प्रांत को कैथल से बढ़कर बनाना चाहता हूं। ऐसा सजा ये होगा तब जब आपका विधानसभा में हिस्सा होगा सबसे बड़ी जीत के मार्जिन से। तो इतनी वोट देकर अपने पोते, अपने बेटे अजीज आदित्य सुरजेवाला को भेज दीजिए कि हरियाणा की सत्ता हमारे अपने कैथल की कपिस्थल की तपोभूमि की ड्योढ़ी पर आ जाए। यही आपसे हाथ जोड़कर विनती है। सबका धन्यवाद। जय हिंद, राम।